जिया टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड परचेज ए न्यू कटिंग मशीन फॉर 13 लाख। कितने की मशीन परचेज की है जी? टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन इन द कटिंग डिपार्टमेंट। कटिंग डिपार्टमेंट में जो 5 एग्जिस्टिंग मशीन की कैपेसिटी थी उसको पूरा करने के लिए। The new machine has an estimated life of 10 years, after which its scrap value is estimated at 1 lakh. It is a policy of the company to charge depreciation on straight line basis. यहाँ तक की बात समझ लगी? मतलब सादल फादल में तो 13 लाख को मैं 1 लाख पे माइनस करूं, 13 लाख में से क्या माइनस किया जाए? 1 लाख, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी। सोचो 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 सोचो, याद है कुछ कुछ बचपन की बातें? डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला क्या होता था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ऐसी है। और अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना हो तो डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करेंगे तो एक्सपेंस निकल आएगा। ठीक हो गई? अब जरा देखिए, 13 लाख उसने दिया कॉस्ट, 1 लाख उसने दिया स्क्रैप वैल्यू, माइनस करेंगे और डिवाइड किस पे करेंगे? 10 पे करेंगे, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी, जो कि उसने मुंह से कहा हुआ है कि मेथड कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। अभी आपका 1 साल का खर्चा है, ये 1 साल का खर्चा है जो एफओएच में जाना है, ये पूरी मशीन एफओएच में जानी है। मतलब अगर आपके अकाउंट्स एनुअल बन रहे हैं तो 1 साल का खर्चा एफओएच में जाएगा ना, कि पूरी मशीन जाएगी? 13 लाख रुपए की मशीन तो 1 साल में एफओएच में नहीं ना जाएगी। ठीक है? तो 1 साल की जब हम एफओएच की बात कर रहे होंगे तो उसमें 1 साल की मशीन की डेप्रिसिएशन जाएगी, पूरी मशीन खुद नहीं जाएगी। अच्छा जी, द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 1, 2008। इट इज बजटेड दैट द मशीन विल वर्क फॉर 2600 आवर्स इन 2008। कितने घंटे काम करेगी? 2600। The budgeted hours include 80 hours for setting up the machine and 120 hours for maintenance. ये क्या है? नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। ये वाला लैपटॉप लेके आना मेरा। ये कौन से आ रहा है? नहीं, नॉन प्रोडक्टिव आवर मतलब 80 घंटे मशीन पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, 80 घंटे मशीन को सेटअप करने में लग रहे हैं कि यार ये वाला कंपोनेंट इधर लगा दो, ये वाला कंपोनेंट इधर लगा दो, इस मशीन को उठा के थोड़ा सा उधर कर दो क्योंकि अब हमने ये वाला मटेरियल काटना है वगैरह कुछ भी। अच्छा, 80 घंटे वहां पे जाया हुए, तो उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। और 120 घंटे तो उसको साफ करने पे, ओवरहाल करने में, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया वो निकालो, उसमें से दूसरा लेके आओ, कोई नट बोल्ट उसके ढीले हो गए उसको दोबारा टाइट कर दो, कोई मोटर की बेल्ट थी वो टूटने वाला लग रहा है कि हमें टूट जाएगी, वो चेंज कर दो वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ओवरऑलिंग कर दो, साफ सफाई कर दो वगैरह वगैरह, तो 120 घंटे वहां पे लग जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ बच्चों 2600 घंटों में से नॉन प्रोडक्टिव घंटे कितने हो गए? 200, और बाकी 2400 घंटे प्रोडक्शन में लग जाते। बात समझ लगी? अब बच्चों, अब कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताओ, जब मशीन की डेप्रिसिएशन को एलोकेट करेंगे, मशीन की डेप्रिसिएशन को एलोकेट करेंगे तो उसमें नॉन प्रोडक्टिव आवर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? सोचो सोचो सोचो। है? अल्लाह के बंदो, आएंगे क्यों नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि आपका मेथड स्ट्रेट लाइन बेसिस है। स्ट्रेट लाइन बेसिस का आपने पढ़ा नहीं है बचपन में कि स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब यह है कि मशीन चलाओ या ना चलाओ डेप्रिसिएशन आनी आनी है। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पीआरसी में पढ़ा हुआ है। सिर्फ आपने आउटपुट मेथड ऐसा पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि मशीन चलाओगे तो डेप्रिसिएशन आएगी, नहीं चलाओगे तो नहीं आएगी। ये बात समझ आएगी नहीं? तो ये 80 घंटे अगर मशीन की सेटिंग अप हो रही है तो 120 घंटे मेंटेनेंस हो रही है, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी इन घंटों की? इन घंटों की डेप्रिसिएशन आएगी। हाँ, बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आप मशीन बंद करके बैठे हुए हैं, तो बिजली का बिल तो नहीं आएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिक्स ओवरहेड, रेंट या डेप्रिसिएशन आनी आनी है, चाहे कुछ करो चाहे कुछ ना करो, नहीं पल्ले पड़ेगा। द रिलेटेड एक्सपेंस for the year 2008 have been estimated as under।
कौन कौन से जी? इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन विल बी 10 यूनिट्स पर आवर एट 8.5 पर यूनिट। आ गया बिजली का बिल। तो वो मेंटेनेंस और जो सेटिंग अप ऑफ मशीन है वहां पे मशीन चूंकि चल नहीं रही होगी तो उस वक्त बिजली का बिल नहीं आएगा। वेरिएबल मशीन को चलाएंगे तो बिजली का बिल पड़ेगा। अब ये पॉइंट समझ आ गया, ये इसका क्या करना है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी 25,000 पर मंथ। मेंटेनेंस का खर्चा उसने बता दिया कितना जी, 25,000 पर मंथ है। चलो ठीक है, लेकिन अब पॉइंट ये कि डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल प्लस लेबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है फर्ज में आने वाले खर्चे। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन शीट जो बनाते हैं या एफ का जो रेट निकालते हैं उसमें सारे इंटरेक्ट के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट खर्चा कोई भी नहीं होता। ये अपने दिमाग में रखना सिनेरियो में कि जब हम एफ की बात कर रहे होते हैं उसमें कौन से दो खर्चे नहीं आने हैं? ना मटेरियल का कोई खर्चा आना है, ना ही लेबर का कोई खर्चा आना है। क्यों नहीं आना? क्योंकि वो दोनों प्राइम कॉस्ट है, वो एफ के ऊपर की बातें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मूला दिमाग में लेके आए तो वहां पे सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना उसमें सिर्फ एफ की बातें करनी है। आई कैप जानबूझ के आपको मटेरियल और लेबर की इंफॉर्मेशन सवाल में देगा ताकि आप देखें वो आप क्या करते हैं। ठीक है, तो अपने आप को क्लियर करो कि एफ की जब रेट निकालना है तो उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, डायरेक्ट खर्चे नहीं होंगे। अच्छा जी, द मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ ए पार्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विच विल कॉस्ट 10,000 ऑन ईच रिप्लेसमेंट। क्या रिप्लेसमेंट हर साल होती है या हर महीने होती है? हर महीने होती है। मतलब कहता है कि पुर्जा खराब हो जाता है उसका, निकालते हैं और उसकी जगह नया पुर्जा लगाते हैं, और वो पुर्जा कितने का लगता है? 10,000 रुपए का लगता है। तो ये भी आपके इंटरेक्ट खर्चा है। ए मशीन ऑपरेटर विल बी एम्प्लॉयड एट 9,000 पर मंथ। मशीन ऑपरेटर होगा 9,000 रुपए का। अब ये बताओ मशीन ऑपरेटर की जो सैलरी होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है? शाबाश शाबाश शाबाश, सोचो सोचो। देखो मशीन ऑपरेटर का सीधा सीधा मतलब मशीन क्यों लेके आए हो? मशीन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो ये बंदा अल्टीमेटली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो फिर डायरेक्ट लेबर हुआ। तो बात समझेगी नहीं? यही आई कि आपने जानबूझ के बात इसलिए डाली है कि आप क्या करते हो। यही बात समझ कि जब एफ का रेट निकालना है आपने उसमें कौन से खर्चे लेने हैं? इनडायरेक्ट। कौन से अवॉइड करने हैं? डायरेक्ट। आई कैप ने क्या किया, जानबूझ के एक ऐसी बात बताई कि आप उसको शामिल करोगे या नहीं करोगे। पेपर में आई कैप को इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, भाईजान इसने रिवीजन किया, घर में बैठ के इसने रिवीजन कोई नहीं की। ठीक हो गया जी? It is estimated that on installation of the machine, other departmental overheads will increase by 5,000 per month. वो कहता है जी मशीन को इंस्टॉल करोगे ना तो उसकी सिक्योरिटी पे, उसकी मेंटेनेंस पे और बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह के खर्चे जो है बढ़ जाएंगे। मतलब पहले फैक्ट्री की इंश्योरेंस होती थी 1,00,000 रुपए की, अब ये मशीन लगाई है यहाँ पे तो इंश्योरेंस वालों ने कहा भाईजान तुम और नया माल लेके आए, फैक्ट्री में वैल्यू बढ़ गई है तो इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने इंश्योरेंस भी बढ़ा दी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। उसने कहा अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5,000 पर मंथ। तो 5,000 रुपए का खर्चा और बढ़ जाएगा इस मशीन की वजह से। तो ये भी डेफिनेटली इंडायरेक्ट कॉस्ट है। कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस a single rate for the recovery of running cost of the machine. It has been budgeted that the 5 machine will work for 12,500 hours during the year 2008, including 900 hours for maintenance. Presently, the cutting department is charging 390 per productive hour for recovery of running cost of the existing machines. अच्छा बच्चों, यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे उसने आपको 390 का रेट दे दिया है, ऐसी है। और आपको पता है ओवरहेड रेट जो होता है ना वो दो चीजों को डिवाइड करके आता है। एक है आपके एफ के खर्चे, ऐसी है ना, एफ एक्सपेंसेस। कौन से वाले? बजटेड, एक्चुअल नहीं होते यहाँ पे, बजट एफ होते हैं। और दूसरा क्या होता है? बजटेड बेस, जो कि इस सवाल में क्या है जी, घंटे हैं, बजटेड आवर। अच्छा, इस सवाल में उसने आपको क्या, इस एक पैराग्राफ में उसने आपको क्या क्या दे दिया है?
उसने आपको घंटे दे दिए 12,500 और आपको रेट दे दिया कौन सा 390। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल बजटेड एफर्ट्स निकाल सकते हैं पुरानी मशीनों का, निकाल लिया। उसमें फिर क्या करें, ये छठी मशीन के खर्चे शामिल करें, तो 6 मशीनों के टोटल खर्चे आ रहे हैं, 6 मशीनों के टोटल खर्चे आ रहेंगे। तो उसमें फिर 6 मशीनों के टोटल घंटे जब डिवाइड करेंगे ना, तो ओवरऑल एक रिवाइज रेट निकल आएगा, वो हमें चाहिए। तो सिनेरियो समझ आया कि नहीं आया? देखो ना ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 मशीनों का अलग रेट और छठी मशीन का अलग रेट, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। वो कहता है 5 मशीनें जो काम कर रही हैं, छठी मशीन भी वही काम कर रही है। कैसे पता लगा? ऊपर वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ जी, ए न्यू मशीन फॉर 13 लाख टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन इन द कटिंग डिपार्टमेंट। ये मशीन वही काम करेगी जो बाकी 5 मशीनें कर रही हैं। ठीक है, ये उनकी मशीन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसको लेके आए, ये कोई नया बखरा काम नहीं करेगी। वो भी कटिंग करेगी, ये भी कटिंग करेगी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, उन 5 मशीनों का कोई ना कोई रेट है जो कि सवाल में दिया हुआ है, उन 5 मशीनों के कोई ना कोई बजटेड बेस है, वो भी सवाल में दिए हुए हैं। तो क्या निकाल लेंगे यहाँ से, बजटेड एफर्ट्स निकाल लेंगे। अच्छा, फिर उन बजटेड एफर्ट्स में इस छठी मशीन के खर्चे क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो 6 मशीनों के टोटल एफर्ट्स निकलाएंगे, निकलाएंगे। उन 6 मशीनों के टोटल एफर्ट्स को 6 मशीनों के टोटल घंटों में डिवाइड करेंगे, तो 6 मशीनों का कंबाइंड एक सिंगल रेट निकल आएगा। वो रेट यूज कर लिया करेंगे जब भी प्रोडक्शन होगी। मतलब जनवरी का महीने प्रोडक्शन हुई है, 400 घंटे लगे हैं, तो 400 को उस रेट से मल्टीप्लाई करो, एफर्ट्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अटेम्प्ट कौन सी है जी? हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ जो उसने सवाल में मांगा। रिवाइज मशीन है, ठीक है जी। जो उसने बच्चों सवाल में आपसे हेडिंग जो रिक्वायरमेंट मांगी होगी ना, उसी की आपने यहाँ पे अपने जवाब में हेडिंग बनानी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो सवाल में उसने मांगा है, क्या मांगा है, कंप्यूट द रिवाइज मशीन और रेट, वही हम यहाँ पे लिखेंगे जी। कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड मशीन
और रेट। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों आपको पता है रिवाइज्ड रेट का फार्मूला यहाँ पे लिखने जो आपके दिमाग में आता है वो क्या है? बजटेड मशीन ओवरहेड्स या बजटेड ओवरहेड जो मर्जी लिखेंगे। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे तो आंसर निकल आएगा। ये आपका आंसर होगा। अब ये वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको वर्किंग नंबर 1 करनी पड़ेगी। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका सिखा रहा हूँ कि पेपर में आपने अपने सवाल को प्रेजेंट कैसे करना। ऐसा ना हो कि पहली लाइन से आप वर्किंग शुरू कर दें। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। जो सवाल में उसने आई के अपने मांगा है ना वो सबसे पहले लिखो। अब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं, वो सफा खाली छोड़। अगले सफे पे जब वर्किंग करो फिर वर्किंग का हवाला देके पहले सफे में डाटा पुट कर दो अल्लाह का। ये तरीका प्रेजेंटेशन। वर्किंग नंबर 1 क्या करेंगे जी? बजटेड मशीन ओवरहेड्स। पहले हम 5 मशीन के निकाल लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग मशीन वो कैसे निकालेंगे? बजटेड ओवरहेड इज इक्वल टू मशीन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आवर्स। ऐसी है। हाँ जी। तो बच्चों रेट क्या है सवाल में क्या दिया हुआ है? 3 लाख। 390 मल्टीप्लाई बाय आवर्स कितने हैं? 12,500। तो उसमें से 900 माइनस कर दें, क्योंकि जब हम ओवरहेड अप्लाई करते हैं ना तो प्रोडक्शन पे देखते हैं कितने घंटे लगे होते हैं। ऐसी है ना? तो प्रोडक्शन आर लेने हमने। तो 12,500 में से क्या करें? 900 माइनस कर दें। हाँ जी। क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर निकालने शाबाश। आंसर निकाल लिया आप। ये इसका चार्जर लेके आना जरा। हाँ जी। 4 5। अच्छा जी। अब उसमें एडिशन ऑफ न्यू मशीन। हाँ जी। नई मशीन के खर्चे बच्चों कौन कौन से आएंगे? डेप्रिसिएशन शाबाश। अच्छा, अब अगला पॉइंट। अब ये जो रेट फाइंड फाइंड करने जा रहे हैं आपने ये देखना है कि ये महीने का है या साल का है, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा फिर यहाँ पे। पढ़ो जरा सवाल। कंप्यूट द रिवाइज मशीन आर रेट विच द कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग द ईयर। अगर यहाँ पे मंथ लिखा होता तो फिर हमने डेप्रिसिएशन जो थी साल की नहीं लेनी थी, महीने की लेनी थी। ये बात समझ लगी? तो बच्चों जरा देखो, डेप्रिसिएशन निकालो शाबाश। हाँ जी, 13 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय
क्या आंसर आ जाएगा? समझ नहीं है मुझे, क्या कह रहे हो? अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय 11/12। करो जरा, आंसर क्या आता है? गलत नहीं बताना मुझे। एक लाख 10,000। ठीक हो गई। 1,10,000 आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गई बच्चों। अच्छा जी, बिजली का बिल। Electricity used by the machine during the production will be 10 units per hour at the rate of 8.5 per unit. अब 1 घंटे की आपने मुझे बिजली बतानी है कितनी आती है। 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं? 10। और 1 यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आता है जी? तो 10 × 8.5, 85। ये 85 रेट की चीज का है? 1 यूनिट का कि 1 घंटे का? 1 घंटे का। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इस 85 को मल्टीप्लाई करेंगे कौन से घंटों के साथ? है 2400 के 2600? तो 2600 क्यों कह रहा है? तूने क्या कहा है, किससे मल्टीप्लाई करें? क्यों? अल्लाह के बंदे, जो मशीन के घंटे चल नहीं रही मशीन, तो उसका बिल नहीं आएगा ना। नहीं समझ आ रही बात? यही तो बात मैंने आपको शुरू में बताई है, ये तो मेंटेनेंस के घंटे हैं, इसमें मशीन नहीं चलेगी। और वो देखो यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है। नहीं बात समझ आ रही? बिजली का बिल कब आएगा? जब प्रोडक्शन होगी। ठीक है ना? तो प्रोडक्शन वाले आर लेने हैं ना। तो 85 इंटू करो मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है? गलत मल्टीप्लाई नहीं कर देना। 16,400। पहला पॉइंट हो गई। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों? तो 12 से डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं आई पर मंथ। ठीक है ना, ये बात याद रखनी बच्चों। ये जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है कि क्या है जी? 25,000 पर मंथ है। अगर ये 25,000 पर ईयर लिखी होती तो क्या करते? 25,000 को 12 पे डिवाइड करते, 11 से मल्टीप्लाई करते। ये है ही पर मंथ, 12 पे ऑलरेडी डिवाइड हुई पड़ी है। तो अब सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। करें जरा। हाँ जी, 275। तेरी कॉस्ट पास है। 10 बजे है। वेलकम टू क्लास। कभी व्हाट्सएप खोल के देख लिया कर। ठीक हो गया, सही हो गया बॉस। CFO साहब, थैंक यू। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का खर्चा कितना है? 10,000 पर मंथ है। 11 से मल्टीप्लाई करें।
एक नाम कर दो। A machine operator will be employed at 9,000 per month. अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास दो सिनेरियो आ जाते हैं। नंबर वन कि उसने कटिंग डिपार्टमेंट के खर्चे मांगे हैं। अज्यूमिंग के बंदा मशीन को ऑपरेट करता है, प्रोडक्शन में उस तरह से चीज़ें नहीं बनाता जिस तरह से बाकी लेबर बना रही होती है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर तो ये सिर्फ मशीन चलाता है और बाकी चीज़ों में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो आप इसको इंडायरेक्ट लेबर भी मान सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, अगर आपने इसको डायरेक्ट लेबर माना तो फिर आप इसको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसको इंडायरेक्ट लेबर माना, नीचे नोट आपको लिखना पड़ेगा कि ये इंडायरेक्ट लेबर है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। नहीं बात समझ आई? कितनी सैलरी है जिसकी? क्या खर्चा आ रहा है? 90। यहाँ पे हमारी क्या अजम्पशन है कि ये बंदा डायरेक्टली मतलब यूनिट्स बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा यहाँ पे जनरेटर हमारे पास पड़ा हुआ है और जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए हमने बंदा रखा हुआ। ठीक हो गया। उसको एक सैलरी पे कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा यहाँ पे टीचिंग कर रहा है, उसको सैलरी पे कर रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सी सैलरी डायरेक्ट लेबर है और कौन सी इनडायरेक्ट लेबर है? टीचर की सैलरी क्या है? डायरेक्ट लेबर होगी, और जनरेटर चलाने वाले की सैलरी इनडायरेक्ट लेबर। यहाँ तक की बात लगी। हाँ, लेकिन अगर जनरेटर आपकी प्रोडक्शन का मेन कंपोनेंट है, मतलब जनरेटर क्या है, बिजली बनाता है और बिजली से ही सारा जो है वो चीजें मेन प्रोड्यूस हो रही हैं, या बिजली ही बेसिकली आप बना बना के बेच रहे हैं, तो फिर वो बंदा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, क्योंकि बिजली आपका मेन आउटपुट है। नहीं बात समझ आ रही? यहाँ पे वो मेन आउटपुट क्या है वो उसने नहीं बताया कि यार बना क्या रहे हो। ठीक हो गया। हमें डिटेल में उसने कारोबार की नोयत नहीं बताई। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मशीन ऑपरेटर को क्या कर लो, डायरेक्ट लेबर ले लो, या क्या कर लो, इनडायरेक्ट लेबर। अगला पॉइंट ये हो गया जी, इंक्रीमेंटल डिपार्टमेंट ओवरहेड्स कितने बढ़ जाएंगे जी? 5,000। क्या आंसर आ जाएगा? टोटल गलत है जी, टोटल गलत नहीं होना चाहिए। एट, ऊपर वाला भी तो जमा करना है। चलो कोई मसला नहीं, ठीक है, एक मिनट आ जाओ। इसका टोटल आपने क्या बताया जी? 853,000। ठीक हो गया। अब आपने इसमें इसको जमा करना है, और टोटल रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड्स बताने हैं। 53,770,000। ठीक हो गया। ये वो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आप यहाँ पे लिखेंगे, 53,777। और यहाँ पे आपने हवाला किस चीज़ का देना है? वर्किंग नंबर 1 का। एग्जामिनर साहब, वो वर्किंग, ये मैंने वैल्यू कहाँ से निकली है, ये वर्किंग नंबर 1 में जाए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, डिवाइड बाय बजट मशीन आवर्स। अब बजट मशीन जो आप लेंगे बच्चों, याद रखना इसमें 6 मशीनों के घंटे लेने हैं। ऐसा ना हो कि एक मशीन के घंटे लेने।
अब 6 मशीनों में से $12,500 वो थे बच्चों 5 मशीनों के, वो कितने हो गए? 12,500 में से 900 निकालने, पीछे क्या बच गया? टोटल 14,000 आएंगे 6। मशीनर की वर्किंग करना चाहते हैं वर्किंग कर लें, या अगर वैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं वैसे कैलकुलेट कर लें। हाँ जी, वर्किंग नंबर 2 का हवाला दे देते हैं बच्चों। मशीन आवर्स प्रोडक्टिव, पांच मशीनों के 12,500 माइनस नॉन प्रोडक्टिव निकाल दो, कितने बच गए? 11,600। और जो न्यू मशीन है उसके कितने थे? 2,600 माइनस 200, क्या आंसर आ जाएगा जी? 14,000। यहाँ पे डिवाइड करेंगे जी 14,000, हवाला दे देंगे वर्किंग नंबर 2 का, और बच्चों आंसर निकाल। थ्री 84,000। ठीक हो गया जी। ये बच्चों मैंने एक सवाल आपको समझा दिया है, अब एक आपने घर जाके करना है। कौन सा? स्प्रिंग 2013 में आया था, न्यूट्रॉन लिमिटेड।